ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, I'm Ambika Raina, All India Rank 164, this time in UPSC CSE 2022. And today I'm going to be discussing the essay topic with you. कैसे मैंने इसको अप्रोच किया, कैसे मैंने अपने essays बेटर किए और कैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस करी। तो ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कहा जाता है कि कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी प्रिपरेशन के लिए। बट ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था एंड पहले 2 अटैम्प्ट्स में मेरे काफ़ी एवरेज मार्क्स आ रहे थे, अराउंड 90s के आसपास अटक गए थे। एंड मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड पूरी लाइफ मैंने काफ़ी राइटिंग्स करी हैं, पोइट्री लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं। तो मुझे लगा था कि ऐसे तो मेरे लिए काफ़ी आसान होगा, ये मेरी स्ट्रेंथ होगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ही एवरेज मार्क्स पे अटक गई थी ड्यू टू लैक ऑफ प्रेपरेशन। सो इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या डिमांड है ऑफ द एसे पेपर दैट आई एम नॉट एबल टू एड्रेस एंड हाउ आई कैन बेटर माई एसेज। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने करी वॉज to read the syllabus and the guidelines of the essay and to understand what UPSC expects. So they want clarity of expression, they want different dimensions to be mentioned and इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना ऐसे लिखेंगे जो कि टॉपिक से ज़्यादा इधर उधर ना जाए और फिर भी सारी डायमेंशंस को दिखा पाए तो आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा। सो दिस टाइम मैंने मनोज झा सर हैं GS Score में, उनसे गाइडेंस ली थी और उन्होंने मुझे कुछ वर्कशीट्स दी जिससे थॉट प्रोसेस को कैसे रिफाइन करना है, कैसे ऐसे को अप्रोच करना है, शुरुआत कैसे करनी है और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, ये मैंने उनसे बहुत सीखी। तो मैं यहाँ अपनी एक वर्कशीट के साथ बैठी हूँ जो मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगी कि कैसे मैंने इसको यूज़ करके अपने एसेज को बेहतर बनाया। तो पहली वर्कशीट का टॉपिक है जैसे पोस्ट ट्रूथ हैज ओवरपावर्ड ट्रूथ एंड ट्रूथ हैज नो होप टू सर्वाइव। तो काफ़ी लोग डर जाते हैं जब इतने फिलोसॉफिकल टाइप के एसेज आते हैं, जब लगता है कि इसका कुछ कॉन्क्रीट आंसर हम शायद नहीं दे पाएंगे। बट ऐसे में ये ना सोचें कि इसमें क्या नहीं कर सकते, ऐसे में सोचें एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया कि की टर्म्स का जो मीनिंग था वो समझा। तो पोस्ट ट्रूथ का क्या मीनिंग है, क्या ये ओपिनियंस है, इमोशंस हैं, रेटोरिक है। ट्रूथ का क्या मीनिंग है, एविडेंस है, फैक्ट्स है। होप का क्या मीनिंग है। तो इसमें मैंने सारे जितने भी कीवर्ड्स थे वो अंडरलाइन करके उन पे फोकस किया ताकि मैं टॉपिक से बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटकूं। होप का मीनिंग क्या है, सर्वाइवल का मीनिंग क्या है, टू एंड्योर, टू बी विक्टोरियस, टू विन, ऐसे तरीके से उसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। उसके बाद असली ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है जिसमें मैं सोच सकती हूँ कि क्या सोर्सेज हैं मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करने के। तो जैसे सत्यमेव जयते हो गया, मुंडका उपनिषद हो गया, बुद्धा की टीचिंग्स हो गई और सर्च फॉर ट्रूथ हो गया, या डेमोक्रेसी का जो आइडिया है मोबोक्रेसी वर्सेस प्लूटोक्रेसी, ये सारी चीज़ें आ गई। तो जो भी पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह है, तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ फ्लो ऑफ आइडियाज़। इस टाइम पे मैं अपने आप को रोकती नहीं हूँ। जब कीवर्ड्स आप समझ जाएं तो फिर अपने थॉट्स को फ्लो करने दीजिए और देखने दीजिए कि क्या क्या आपके दिमाग में आता है, कितने डायमेंशंस वो टच कर पाता है और कहाँ कहाँ वो जा पाता है। तो इसमें आप कभी कभी देखेंगे कि काफ़ी आगे तक आप सोच सकते हैं। जैसे फ्रॉम सत्यमेव जयते आई रीच टू प्लेटो एंड कॉन्शियंस,
concept of Socrates, from Buddha I reached to democracy etc. So ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक स्ट्रीम ऑफ थॉट की तरह फ्लो कर रही होगी, तो जो आप फटाफट लिख पाएँ और बस लिखते चले जाएं, सो दैट कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर स्ट्राइक करेगा। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करने की कोशिश करी, जैसे कि की डायमेंशंस और उनका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा ये समझने की कोशिश करी। तो जैसे हम सोचते हैं, मैंने एक एक्रोनिम बना लिया था, मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने दूसरे टॉपर्स के काफ़ी सारे टॉक्स सुने हैं और वो लोग भी ऐसे ही अप्रोच करते थे, तो मैंने भी वही किया। स्पीकली करके एक एक्रोनिम है, सोशल, पॉलिटिकल, स्पीकली, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, IR एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप ऐसे एक्रोनिम बना के याद कर सकते हैं, सो दैट उस टाइम पे आपको याद रहे कि ये सारे डायमेंशंस मुझे कवर करने हैं, क्योंकि ये एक ही बात को कहने के और भी तरीके हैं और आपकी आर्गुमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देंगे अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से और पर्सपेक्टिव से अप्रोच कर पाएंगे। तो जैसे पोस्ट ट्रूथ की बात कही गई है, एंड पोस्ट ट्रूथ हैज़ ओवरपावर्ड ट्रूथ एंड ट्रूथ हैज़ नो होप टू सर्वाइव। तो इसके डिफरेंट डायमेंशंस, चाहे सोशल डायमेंशन है अबाउट पेट्रियार्की, विमेन एम्पावरमेंट, क्या पेट्रियार्की एक नैरेटिव बन चुका है विद द न्यू फेमिनिस्ट मूवमेंट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की राइज ऑफ आप है, इज द सेंट्रिस्ट ओवर एक्सट्रीमिस्ट कॉन्सेप्ट कमिंग इन, डिफीट ऑफ फैशिज्म, कल्चरल एस्पेक्ट की इंडियननेस ओवर वेस्टर्न, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल, ऐसे आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वर्कशीट में भी लिखे हैं। इसके बाद जब आपको अपना ऐसे एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एज फैक्टर लेके आएँ। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जिसमें आप अपने ही क्वेश्चन, अपने ही हाइपोथेसिस को या अपने ही स्टेटमेंट को, अपने ही ओपिनियन को क्वेश्चन करके और क्रिटिकली एनालाइज करके देखें कि क्या वो सच है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं और उसके दूसरे क्या पर्सपेक्टिव आ सकते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जब आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तब जाके एक डेप्थ आती है आपके ऐसे में, और उससे ही आई थिंक आपके मार्क्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसा ही मैंने किया, नैरेटिव्स को समझते हुए क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोशिश करी, एंड इस हिसाब से आई थिंक ऐसे को अप्रोच किया जा सकता है फ्रॉम अ वर्कशीट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा मैंने बहुत सारे एसेज लिखे भी थे, पूरे एसेज प्रैक्टिस किए थे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट जो रहा है मेरी जर्नी में, वो है टॉपर्स कॉपीज़ का इम्पोर्टेंस। तो ऐसे आपके पहले भी बहुत टॉपर्स आए हैं जिन्होंने 140, 150, इवन 160 मार्क्स लिए हैं ऐसे में, तो उनकी कॉपी ज़रूर पढ़ें, उनकी कॉपी से समझें कि ऐसा वो क्या लिख रहे हैं या वो कैसे लिख रहे हैं, किस स्टाइल से लिख रहे हैं, जो कि उनको इतने सारे मार्क्स ला के दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कॉपी करें, बिकॉज लिखने का ढंग और स्टाइल सबका अलग अलग होता है, तो अपनी ओरिजिनलिटी और अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखें, बट सीखना कभी ना छोड़ें। सीखें आप दूसरों से कि कैसे वो लिख रहे हैं, इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें, और इस तरह से आप अपने एसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।